हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। सो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ इट इज़ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। दे हैव देयर टर्म 2 एग्जामिनेशंस ड्यू। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अप द इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स। तो इकोनॉमिक्स में आपके दो मेन पार्ट्स हैं, एक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर द कंप्लीट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें दो यूनिट्स हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पूरा का पूरा कवर करेंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, मुझे नहीं पता, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन टचअप करेंगे। पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपकी एक रिवीजन, बहुत ही क्विक रिवीजन एंड थॉरो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? सी, इन द वर्ड्स ऑफ पी ए सैमुअल्सन, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करेंगे, मतलब मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स पे नहीं जा रही हूँ, मैं एक इंसान की, एक फर्म की, एक कंज्यूमर की, एक सप्लायर की स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल लेवल पे स्टडी कर रही हूँ। यानी कि अब हम बात करने वाले नेशनल आउटपुट कितना है, एक फर्म का आउटपुट नहीं जानना, पूरी कंट्री का आउटपुट कितना है, पूरी कंट्री में कितने लोगों के पास जॉब्स है, पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके प्राइसेस क्या हैं। जब इस तरीके से हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है समथिंग वेरी रियली लार्ज। द क्वेश्चन इज कि किस तरीके के आंसर्स हमें मिलते हैं, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करके हमें किस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, राइट। जनरली, मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती कि जीन्स का प्राइस क्या है या अनियंस का प्राइस क्या, नहीं, जनरल लेवल पे प्राइसेस कैसे हैं, बहुत हाई है इस इकोनॉमी में प्राइसेस या लो प्राइसेस हैं। नेशनल आउटपुट कैसा है, नेशनल, ये इस इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, कितना फॉरेन सेक्टर से इस पे इन्फ्लुएंस आता है, फॉरेन ट्रेड कितना है, कितना ये एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स वी गेट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, राइट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रो पे पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है, माइक्रो में इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स की मार्केट कैसी है, तो ये एक माइक्रो लेवल की स्टडी है। लेकिन पूरी इंडिया में क्या स्टडी, पूरी इंडिया की मार्केट कैसी है, इसे हम मैक्रो की स्टडी कहते हैं। माइक्रो में हम स्टडी करते हैं कि एक गुड का प्राइस, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। तो माइक्रो में आप एक प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी करते हो, लेकिन मैक्रो में बात होती है जनरल प्राइस लेवल की। आप सबको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स जैसी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सबका एक एग्रीगेट प्राइस निकाला जाता है। तो मैक्रो में एक जनरल प्राइस लेवल की बात होती है, ऑन द अदर हैंड माइक्रो में वन कमोडिटी के प्राइसेस की बात होती है। माइक्रो में इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स को स्टडी करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेबर कैसी अवेलेबल है। लेकिन मैक्रो में हम बात करते हैं कि पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, पूरी कंट्री में कितनी लेबर अवेलेबल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स की बातें होती हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। हम कहते हैं ना, पर्सन ए की डिमांड इतनी है, मार्जिनल यूटिलिटी पर्सन ए की क्या है, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। लेकिन मैक्रो में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात नहीं करते। मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, इन सब की टोटल डिमांड कितनी है। सो मैक्रो में वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एग्रीगेट डिमांड। देन मैक्रो में बात होती है सप्लाई ऑफ गुड की, सप्लाई ऑफ एक्स, सप्लाई ऑफ वाई, प्रोड्यूसर, फर्म, इस तरीके की चीज़ों की बातें करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सब आपने पढ़ा है। लेकिन मैक्रो में इन सब की बात नहीं होगी। मैक्रो में बात होगी टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल आउटपुट, ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सो दैट्स अ कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करके। सबसे पहले एक चीज़ समझो, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली आता है उस इकोनॉमी के पॉलिटिकल स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे, लीगल स्टेटस पे। जिस भी इकोनॉमी का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत स्ट्रांग होता है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड में अपने आसपास देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है और वो आज की डेट में वर्ल्ड को लीड करती हैं,
राइट। यूएस, चाइना, ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जापान, और उतनी ही स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का बाकी चीज़ों पे भी कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। आज के डेट में हम बहुत ही वल्नरेबल टाइम्स में रह रहे हैं, बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशंस हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं। इन सब के आंसर्स हमें कैसे मिलेंगे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी नहीं करते हैं, राइट। टुडे इकोनॉमीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पहले होता था कि क्लोज्ड इकोनॉमीज होती थी, लोग अपनी कंट्री में काम करते थे, लेकिन अब फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यूनियंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब मैक्रो लेवल पे स्टडीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है मार्केट में। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पर्सन ए तुम अपना काम चलाओ, पर्सन बी तुम अपनी कंपनी चलाओ, काम चलता रहेगा, नहीं। अगर हम चाहते हैं कि एक इकोनॉमी अच्छे तरीके से काम करे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पे ही काम करती है, राइट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब टुडे इंडिया में अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैक्रो लेवल पे पता है कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, इंडिया की एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिजनेसेस को हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में, वेदर दे शुड टेक द बिजनेस टू दैट इकोनॉमी और नॉट। तो ये है इंपॉर्टेंस टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, राइट। देन द क्वेश्चन इज लिमिटेशंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? द वन एंड ओनली मेजर लिमिटेशन ये है, क्योंकि ये एग्रीगेट लेवल पे काम करता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि सैलरीज हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया, लेट्स से, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है जो ये कहता है कि लेबर सैलरीज इंडिया में इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन क्या ये सैलरी सबकी इंक्रीज हुई है? हो सकता है कि टीचर्स की सैलरी में 100% इंक्रीज आया है, ऑन द अदर हैंड किसी और सेक्टर में सैलरीज कम हो गई हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक मुझे सिर्फ एक ओवरऑल चेंज बताएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इंडिविजुअल लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें नहीं बता सकता, राइट। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ऑन दी अदर हैंड अदर सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। तो इट इग्नोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस। अलग अलग सेक्टर्स में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है इफ़ वी आर डूइंग द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एंड सेकेंड, इसका लिमिटेशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमेशा अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं, कभी भी एक्चुअल फिगर्स नहीं होते। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करते हो या अपने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कीप इन माइंड वी ऑलवेज एस्टिमेट नेशनल इनकम, वी नेवर कैलकुलेट नेशनल इनकम। ध्यान रखो, नेशनल इनकम को हमेशा एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटेड फिगर होता है। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक्चुअल फिगर्स को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, वी कैन ओनली फाइंड दी approximate figures. So these are certain limitations of the macroeconomics. Otherwise, it is very, very important to study the macroeconomic variables. So this was a basic introduction to the macroeconomics. What is macroeconomics? What is the difference between micro and macroeconomics? What are the benefits of macroeconomics and what are the limitations of macroeconomics? Let's move ahead. आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। कंजम्पशन गुड्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कंजम्पशन के लिए हैं। कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ को यूज़ कर लेना। ऐसे गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर के लिए हैं उसे हम कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैगी है, आप मार्केट गए, आपने मैगी ली और आपने वो मैगी बना के खा ली। सो दिस इज़ अ कंजम्पशन गुड, क्योंकि आपने फर्दर उससे कुछ नहीं किया, आपने बस वो लिया और उसे कंज्यूम कर लिया। सो दीज आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। ऑन द अदर हैंड अब आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मैंने मार्केट से खरीदे, लेकिन मैं उसे अपने लिए कंज्यूम नहीं करूँगी, मैं उन गुड्स को यूज़ करूँगी फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी की बात करते हैं। अब अगर किसी पर्सन एक्स ने मशीनरी खरीदी है, तो इतनी बड़ी मशीन को घर पे तो नहीं रखेगा, वो इस मशीन से फर्दर कुछ बनाएगा और उसे मार्केट में बेचेगा। तो ये जो मशीन है उसकी एक एसेट हो गई है। इस तरीके के गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहाँ पे कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गुड सिर्फ कंजम्पशन गुड ही रहेगा और ये सिर्फ कैपिटल गुड ही रहेगा। डिपेंड्स ऑन द पर्पज यू आर बाइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन की, ठीक है। मैं मार्केट गई, मैंने एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन ली क्योंकि वो मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, मुझे घर पे कुछ पेपर्स को फोटोकॉपी करना होता है। तो उस केस में वो जो छोटी सी फोटोकॉपी मशीन है वो बन जाएगी कंजम्पशन गुड। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप खोल रही हूँ फोटोकॉपी की और मैं एक बहुत बड़ी फोटोकॉपी की मशीन लेती हूँ वहाँ पे रखने के लिए,
और वहाँ से मैं फोटोकॉपी करके लोगों को बेचूंगी एंड आई विल अर्न मनी, तो उस केस में वो फोटोकॉपी मशीन बन जाएगी कैपिटल गुड, राइट? सो देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच द गुड हैज़ बीन बॉट, राइट? आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिफ्रेंशिएट वेदर दिस इज अ कंजम्पशन गुड और दिस इज अ कैपिटल गुड। तो पूरा स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो कि वो किस पर्पस के लिए परचेज किया गया है, राइट? सो हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ये कंज्यूम यूज करने के लिए लिए जाते हैं, इससे हम फर्दर कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट कैपिटल गुड्स आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर इनसे कुछ हम वैल्यू कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं और मनी अर्न करने वाले हैं। कंज्यूमर गुड्स की टारगेट मार्केट कंज्यूमर्स होती है, ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स की टारगेट मार्केट होती है प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो काम करना चाहते हैं लोग। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कंपेरेटिवली हाई होती है क्योंकि फाइनल यूजर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स की डिमांड कंपेरेटिवली कम होती है। कंज्यूमर गुड्स आर कंपेरेटिवली चीपर एंड कैपिटल गुड्स आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। अब ये कंपेरेटिवली वर्ड यूज़ किया है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना, रिलेटिव बात कर रही हूँ कि रिलेटिवली कंज्यूमर गुड्स चीपर होते हैं और रिलेटिवली कैपिटल गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसा कुछ 100% क्लियर कट रूल नहीं है, again that depends on the product you're buying and for the purpose for which you're buying it. So that's the difference between consumer goods and capital goods. नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स जो या तो आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। अब अगेन कीप इन माइंड, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स अलग कॉन्सेप्ट है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? पहले समझो, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं फाइनली, अब ये फाइनल बन गया है, इसको मैं फर्दर कुछ प्रोसेस नहीं करूँगी, तो इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स ये दोनों फाइनल गुड्स होते हैं। जैसे कि मैगी जो हमने खरीदी थी और जो मशीन खरीदी थी, ये दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब इनको फर्दर प्रोसेस नहीं करूँगी। मैगी का पैकेट पैक हो गया है, अब मैं इसको फर्दर कुछ और बना के नहीं बेचने वाली, ये ऐसे ही रहने वाला है, दिस इज़ द फाइनल गुड। ऐसे ये जो मशीन बनी है, चाहे मैं इसको और काम के लिए यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन इस मशीन को मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करूँगी, ये मुझे बिक गई है, ये मशीन मार्केट में सेल हो चुकी है, ये मशीन एक प्रोड्यूसर ने खरीद ली है और वो इस मशीन को एज इट इज़ यूज़ कर रहा है, तो इन्हें कहते हैं फाइनल गुड। इनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, राइट? ये होते हैं फाइनल गुड्स। ऑन द अदर हैंड होते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये गुड्स या तो फर्दर अपनी फॉर्म चेंज करेंगे या ये रीसेल के लिए खरीदे गए हैं। इसका मतलब ये एक प्रोडक्शन यूनिट से निकल के दूसरे प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं मिल्क के पैकेट की, ठीक है? मेरे घर के पास एक शॉप है, मैं गई, मैंने मिल्क का पैकेट परचेज किया और मैंने उसे यूज़ कर लिया, तो ये कंजम्पशन गुड है, प्लस ये फाइनल गुड भी है क्योंकि मैंने मिल्क का और कुछ नहीं किया। ऑन द अदर हैंड मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने एक होलसेलर से मिल्क का पैकेट्स खरीदे और अपनी शॉप पे रख लिए और मैं उसे फर्दर अभी सेल करूँगी, तो ये हो जाता है इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, मैंने उसको अपने पास रखा नहीं, मैंने उससे फर्दर बेचा है, यानी कि वो मिल्क का पैकेट अभी प्रोडक्शन साइकिल में ही चल रहा है, अभी वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है, तो वो बन जाता है एक इंटरमीडिएट गुड। दे गो फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट टू दी अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ऐसे गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट। नाम से पता चल रहा है इंटरमीडिएट, अभी बीच में ही घूम रहा है, अभी फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है। ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया है। बोथ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स हो सकते हैं, राइट? सो हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कॉटन का। सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मैं मेरे कॉटन के प्लांट्स हैं, तो मैंने वहाँ से कॉटन के प्लांट से कॉटन मिली। अब वो कॉटन मुझसे एक मैन्युफैक्चरर ने ली जो उस कॉटन से यान थ्रेड बनाएगा, ठीक है? तो ये कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट गुड हो गया। जब उस पर्सन ने थ्रेड बनाया तो उसने फर्दर वो जो थ्रेड्स हैं किसी और फैक्ट्री को बेचा, उन्होंने उस थ्रेड से फैब्रिक एक कपड़ा बना दिया, तो अभी भी ये इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि अभी भी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है? जब किसी पर्सन ने फैब्रिक बनाया, उसने फर्दर किसी बुटीक को बेचा और उन्होंने उस फैब्रिक से एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बना दी, तो अभी भी ये इंटरमीडिएट गुड है। अब जब वो ड्रेस फाइनल किसी शॉप पे या शोरूम में लग जाएगी और वहाँ पे फाइनल कंज्यूमर उसे आके खरीद लेगा, तो वो ड्रेस बन जाएगी एक फाइनल गुड। तो अभी तक बीच की साइकिल में जो कॉटन की प्रोसेसिंग चल रही थी वो पूरे टाइम एक इंटरमीडिएट गुड था, लास्ट में जब वो एक ड्रेस बनी तो वो बन गया एक फाइनल गुड। क्लियर? सो हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। फाइनल गुड्स फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। इंटरमीडिएट गुड्स या तो दोबारा बेचे जाएंगे या इनकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, दे लीड टू डबल काउंटिंग। ये मैं आप लोगों को जब हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम करेंगे
वहाँ पे एक मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी दैट हाउ इंटरमीडिएट गुड्स लीड टू डबल काउंटिंग, ठीक है। फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड का मतलब है मुझे ड्रेस खरीदनी है तो मैं ड्रेस लेने चली गई, तो ये एक डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉटन एक रॉ मटेरियल है, कॉटन एक इंटरमीडिएट गुड है। तो कॉटन की डिमांड क्या हुई, डिराइव डिमांड हुई। कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है इसलिए कॉटन की डिमांड ज़्यादा है, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है, दे डिराइव देयर डिमांड फ्रॉम फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल चुके हैं, मतलब अब उनका फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर रीसेलिंग नहीं होना है, अब वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गए हैं। बट इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही हैं, या तो इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होने वाली है या फिर ये फर्दर रीसेल अभी होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, अगर आप मार्केट से जाके एक ड्रेस परचेज करते हो वो एक फाइनल गुड है। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड, अगर आप मार्केट से जाके एक फैब्रिक परचेज करते हो और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके अभी ड्रेस बनाओगे तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टॉक कॉन्सेप्ट वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक आपने पढ़ा है अकाउंट्स में, उसमें आप लिखते हो ना ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक एज ऑफ 1/1/2001 व्हाटएवर, एक पर्टिकुलर डेट पे कितना स्टॉक है उसी को कहते हैं स्टॉक। तो यही स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी चीज़ को मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अभी राइट नाउ कितनी है, तो उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है इस टाइम पे। तो कैपिटल हम कैसे बोलते हैं, कैपिटल एज ऑफ दिस डेट, राइट नाउ इस डेट पे इतना कैपिटल है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। वेल्थ, फॉरेक्स रिजर्व्स, ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स। ऑन द अदर हैंड फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, नाम से पता चल रहा है फ्लो, बह रहा है। अब बहता क्या है, रिवर बहती है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर। मैं ये तो नहीं कह सकती ना रिवर एक अभी इस मिनट में इतनी बही है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम ये कहते हैं कि इस स्पीड से बह रही है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक स्पैन में बोलूँगी ओके 1 घंटे में इतनी बह जाती है। सो व्हेन वी मेजर समथिंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें टाइम डायमेंशन होता है और ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आता है नेशनल इनकम। हम कभी भी ये नहीं कहते नेशनल इनकम एज ऑन 31 दिसंबर, नो, हम कहते हैं नेशनल इनकम फॉर द ईयर, क्योंकि वो इनकम आपने एक दिन में नहीं कमाई है, आपने वो इनकम ओवर द ईयर्स अर्न करी है। सो दैट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट्स फॉर द ईयर, पूरे साल में इतने एक्सपोर्ट्स हुए हैं। टैक्सेस फॉर दिस पीरियड, इस पीरियड में इतना टैक्स रेट चलेगा। सो दीज आर कॉल्ड द फ्लो कॉन्सेप्ट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। मूविंग अहेड, एक मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है गुड्स मार्केट वेरिएबल्स वर्सेस गुड्स मार्केट वेरिएबल। इसमें क्या है, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दो मार्केट्स होती हैं, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है गुड्स मार्केट, राइट। गुड्स मार्केट वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, राइट। तो जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ये सब गुड्स मार्केट वेरिएबल हैं, राइट, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज कोई बेच सकते हो या खरीद सकते हो। दीज आर कॉल्ड गुड्स मार्केट वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड मनी मार्केट वेरिएबल्स हो जाते हैं जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक। जब आप मनी से मनी अर्न करते हो देन दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट वेरिएबल। ऑल राइट, सो एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मनी मार्केट वेरिएबल्स हैं। जब पैसे का लेन देन होता है सो दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट विच वॉज द सेकेंड टॉपिक इन योर इंटायर सिलेबस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ऑल्दो आपके सिलेबस में सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमीज है, लेकिन बिफोर गोइंग टू एनी सेक्टर्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। इसका मतलब है किसी भी इकोनॉमी में जो मनी होता है ना वो गोल गोल घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सर्कुलर फ्लो होता क्या है। सी, सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हूँ। अब मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ज़मीन चाहिए काम करने के लिए, पैसा चाहिए काम करने के लिए, लोग चाहिए जो मेरी हेल्प करेंगे, और एक एंटरप्रेन्योर, एक पर्सन भी चाहिए जो उस सब चीज़ों का ध्यान रखे। ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए तो क्या मुझे इनके बदले में कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी? यस, अगर मैं लैंड लूँगी तो मुझे लैंड के बदले में रेंट देना पड़ेगा।
कैपिटल लूँगी तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेबर लूँगी तो मुझे वेजेस देनी पड़ेंगी, और एंटरप्रेन्योर होगा तो मुझे प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में की जाती हैं फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट्स, इन्हें फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। अब जब मैंने लैंड के बदले में रेंट दिया तो किसी ना किसी को तो रेंट दिया होगा ना। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, समबडीज इनकम इज समबडीज एक्सपेंडिचर। किसी का खर्चा किसी की इनकम, इस तरीके से होता है। तो अगर मैंने लैंड के बदले में रेंट यानी कि फैक्टर पेमेंट अगर दी है तो किसी ना किसी की इनकम हुई होगी, राइट। ये इनकम जिस पर्सन की हुई होगी वो क्या करेगा, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे वो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, वो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का क्या मतलब है, डिमांड आ रही है मार्केट में, राइट। यही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड आती है तो क्या होता है, इकोनॉमी में फर्दर प्रोडक्शन होती है। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये फ्लो हमें ये बताता है कि पैसा एक्चुअली में इकोनॉमी में गोल गोल घूमता रहता है। प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके लिए उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में वो फैक्टर पेमेंट्स देता है, फैक्टर पेमेंट्स के बदले में फैक्टर इनकम आती है, इनकम आती है तो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर आता है तो फर्दर प्रोडक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ इन योर कोर्स यू हैव सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर्स। इसका मतलब इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, मतलब हम पूरी इकोनॉमी को 4 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। लेट्स सी दैट क्या होते हैं सेक्टर्स। ये होते हैं 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। मतलब पूरी इकोनॉमी को ब्रॉडली मोटा मोटा इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज 4 सेक्टर्स। ऑल्दो आपके कोर्स में गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि ये सेक्टर्स क्या होते हैं। एनी हाउ सर्कुलर फ्लो हम 2 सेक्टर्स में ही करेंगे। सबसे पहले बात आती है हाउस होल्ड्स की। हाउस होल्ड्स यानी कि घर गृहस्थी के लोग, आपके और मेरे जैसे लोग। ये वो लोग हैं जिनके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड इन लोगों के पास है, लेबर इन लोगों के पास है, कैपिटल इन लोगों के पास है, एंटरप्रेन्योर भी यही लोग हैं। ठीक है, ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस वाले लोगों को देते हैं और उसके बदले में उनसे फैक्टर पेमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे लोग ही हैं जो जाके जॉब्स करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, और हमें बदले में क्या मिलता है, सैलरीज। बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट्स। हम जैसे लोगों के पास लैंड्स हैं तो हम इसको बोरो करते हैं या लैंड किसी को दे देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट। हम लोगों के पास कैपिटल होता है, हम उसे लोन देते हैं, बैंक्स को देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो हाउस होल्ड्स वही लोग हैं जिनके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इन्हें मिलती है फैक्टर इनकम। इस फैक्टर इनकम से ये हाउस होल्ड सेक्टर मार्केट में जाता है और एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। ये है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड आता है बिजनेस सेक्टर। इसके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेता है और उसके बदले में उन्हें फैक्टर इनकम देता है। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उन्हें मार्केट में जाके सेल करता है और उसके बदले में इनकम बिजनेसेस अर्न करते हैं। ठीक है, ये होते हैं बिजनेस सेक्टर्स। थर्ड आता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, ये हाउस होल्ड से ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। ये बिजनेसेस और हाउस होल्ड दोनों से टैक्सेस लेते हैं, राइट। और उस टैक्सेस के बदले में ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमी का ध्यान रखते हैं, इकोनॉमी पे एक्सपेंडिचर्स करते हैं, हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, ये सब बिल्ड करते हैं। ये है गवर्नमेंट सेक्टर। एंड लास्ट आता है आपका फॉरेन सेक्टर, विच इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंडिया कंट्री के अलावा जितने भी कंट्रीज आउटसाइड द वर्ल्ड है वो सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। तो अगर इंडिया बाहर के फॉरेन सेक्टर के साथ डील कर रहा है तो हम उसे कह देंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके साथ हम डील करते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, और ये लोग भी हाउस होल्ड से लेबर लेते हैं, राइट। इंडिया से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो ये लोग भी हाउस होल्ड से लेबर लेते हैं। दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर्स इकोनॉमी। अब हम देखेंगे 2 सेक्टर्स में पैसा कैसे घूमता है। सर्कुलर फ्लो आपको समझ में आ गया, अब उसी फ्लो को समझेंगे 2 सेक्टर्स के बीच में कैसे घूमता है। तो ये हैं आपके 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, अब कैसे प्रोसेस शुरू होता है। हाउस होल्ड्स बिजनेसेस को देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स देंगे उन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड बिजनेस को लेंगे, तुम ये सब चीज़ें रखो और प्रोडक्शन करो। ठीक है, बदले में बिजनेसेस इन्हें क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने लैंड दिया है तो मुझे बदले में रेंट देना पड़ेगा, मैंने इनको लेबर दिया, मुझे बदले में वेजेस देनी पड़ेंगी, मैंने कैपिटल दिया, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर है तुम्हें प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। तो बिजनेसेस बदले में देता है फैक्टर इनकम्स। अब जब हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आ गई, पैसे आ गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो बिजनेसेस से क्या लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में इन्हें क्या देंगे, एक्सपेंडिचर।
ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस। मैंने आपको बताया हाउस होल्ड्स के पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो बिजनेसेस को देंगे, बिजनेस बदले में इन्हें देंगे फैक्टर इनकम्स। इस इनकम के बदले में ये बिजनेसेस से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे और बिजनेसेस को बदले में देंगे पैसे। ये होते हैं। सो वेन एवर यू ड्रॉइंग दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एरोज का बहुत ध्यान रखना, डू नॉट मिंगल द एरोज, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे गुड्स मार्केट की और मनी मार्केट की। जो ऊपर वाले दो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये है आपकी गुड्स मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या गुड्स एंड सर्विसेज, ये होती है आपकी, इसे हम रियल मार्केट भी कहते हैं या गुड्स मार्केट भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फैक्टर इनकम और एक्सपेंडिचर, ये क्या है, इनकम, पैसे की बात हो रही है, तो ये है आपके मनी मार्केट। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, इन चारों सेक्टर्स के बीच में पैसा फ्लो करता रहता है, बट 2 मार्केट्स में पैसे फ्लो करते हैं, एक गुड्स मार्केट में फ्लो करता है, एक मनी मार्केट में फ्लो करता है, राइट। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग अहेड, अब आ जाता है आपका टॉपिक नेशनल इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, एग्रीगेट मनी वैल्यू। ध्यान रखिए, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो एग्रीगेट यानी कि सम टोटल की बात होगी। किसकी मनी वैल्यू, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री विद इन 1 ईयर। याद रखो, नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट, फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे मेजर किया जाता है। सो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, नेशनल्स की ही इनकम, नेशनल्स की ही प्रोडक्टिविटी की बात होती है, फॉरेन नेशनल्स की इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, ये है नेशनल इनकम की डेफिनेशन। अब आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, मैंने आपको बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम कभी भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकली हमें एक्सप्लेन करता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसका नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आता है। और प्रैक्टिकली नेशनल इनकम में बताता है कि हमारी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। ये सब चीज़ों की यूसेज के लिए हम नेशनल इनकम एस्टिमेशन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, मूविंग, अब बात आती है नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करना चाहिए और नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वही गुड्स एंड सर्विसेज जो आप इंक्लूड करोगे जो कि मार्केट में बेचे जा सकते हैं, यानी कि जिनकी मनी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक जो प्रोडक्शंस होती हैं, जो कि आप सेल नहीं करोगे, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर्विसेज रेंडेड टू सेल्फ, अपना ध्यान रखना, अपने लिए खाना बनाना, इसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। अ मदर टीचिंग हर ओन चाइल्ड, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो इसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्यूशन्स पढ़ते हो, स्कूल्स जाते हो, तो वो जो सर्विसेज आपको मिलती हैं उसे इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस पे जो पैसे खर्च होते हैं, नेशनल डिफेंस पे, आर्मी, मिलिट्री एंड ऑल दैट, इनको हम इसलिए इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, ऑल्दो हम इनको सेल आउट नहीं करते हैं कहीं पे भी, राइट, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जाती है, लेकिन इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये नेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करके बनते हैं। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसी से ही ये डिफेंस एंड ऑल दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी मनी वैल्यू असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है, उसे नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। जिसकी मनी वैल्यू असर्टेन करना पॉसिबल है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन कम्स फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अभी फाइनली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अभी इनमें फर्दर कुछ और ऐड होना बाकी है, तो इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, हम ज़्यादा उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर लेंगे।
और ऑन द अदर हैंड सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये गुड्स अब फाइनल हो गए हैं, अब इनमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है, तो जो इनकी वैल्यू है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं. बोथ कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स. ठीक है. मूविंग, कुछ और चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है. ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वन साइडेड पेमेंट्स, डोनेशन, चैरिटी. अब जैसे कोविड जब पैंडेमिक आया था, तो जब इंडिया में बहुत बुरी हालत थी, तो बाहर की कंट्रीज से हमें बहुत सारी डोनेशंस, पेमेंट्स या हेल्प आ रही थी, वो ट्रांसफर पेमेंट है. उसके बदले में वो हमसे कुछ ले नहीं रहे थे, तो वहाँ से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें मिली थी उसे हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. दोज आर ट्रांसफर पेमेंट्स. विंडफॉल गेन्स होते हैं ऐसी चीज़ों से पैसे कमाना जो कि अनप्रोडक्टिव है, जैसे कि लॉटरी, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है. इलीगल इनकम को बेसिकली हम नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ जो मनी है ना, उससे बाहर है. हमें इनकी वैल्यू पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है और कहाँ जा रही है. लैक ऑफ नॉलेज है, तो इसलिए इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते. एंड सेलिंग ऑफ परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके की होती है. एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट फॉर एग्जांपल, नई कंपनी खुली है, उसको नया कैपिटल चाहिए, तो उसने अपने शेयर्स बेचे, तो वो शेयर्स या वो जो मार्केट वैल्यू होगी वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने वो शेयर्स खरीद लिए, अब मुझे वो शेयर्स नहीं चाहिए, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में जाके वो शेयर्स बेच दूंगी. तो क्या कुछ नया प्रोड्यूस हुआ? कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ. ऑलरेडी मेरे पास जो शेयर्स थे, मैं वो नेशनल इनकम में पहले इंक्लूड हो चुके थे, बस मैंने वो शेयर्स दोबारा किसी और को बेचे, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं. तो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट की जो डीलिंग्स होती हैं, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. ठीक है. सो बेसिकली इन ऑल द केसेस, जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल के आ रहा है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. कीप इन माइंड, नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन दैट ईयर. उस साल में क्या प्रोडक्शन हुई है, उसकी मनी वैल्यू की बात हो रही है. तो अगर कोई चीज़ जो प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन मनी वैल्यू है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. राइट. मूविंग अहेड, अब बात हम करेंगे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम. बहुत अच्छा टॉपिक है कि नेशनल इनकम के ना अलग अलग तरीके होते हैं मेजर्स करने के. लेट्स सी. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप याद कर लो. एक होता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट. ग्रॉस का मतलब होता है मोटा मोटा सब कुछ इंक्लूड कर लो. जैसे मैंने बोला कि मैंने एक साल में 1000 रुपीज़ की चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, तो ये हो गया ग्रॉस प्रोडक्शन. लेकिन उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के स्पैन में मेरे कुछ रिसोर्सेज की वैल्यू कम हुई होगी. अगर मैं कोई मशीन यूज़ कर रही हूँ तो उस मशीन की वैल्यू कुछ डिप्रिशिएट हुई होगी. अगर मैंने जब वो मशीन स्टार्टिंग में खरीदी थी बहुत नई थी, लेकिन अब मैं जाके उसे सेल करूँगी तो वो शायद उस वैल्यू पे नहीं बिकेगी, तो कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा. तो अगर मैं उस ग्रॉस में से वो डेप्रिसिएशन कम कर दूँ तो उसे हम बोलेंगे नेट. तो दो कॉन्सेप्ट याद रखने, ग्रॉस और नेट. ग्रॉस होता है मोटा मोटा सब कुछ इंक्लूड कर दो, अभी मैंने अपना खर्चा उसमें से नहीं निकाला है. नेट होता है कि सारे एक्सपेंसेस सब वेयर एंड टेयर निकालने के बाद कितना बचा है, उसे हम बोलेंगे नेट. ठीक है. तो ये पहला कॉन्सेप्ट है. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ध्यान से रखो, नेट अगेन मतलब फुल एंड फाइनल. फैक्टर इनकम आप लोगों को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की 4 फैक्टर इनकम्स होती हैं. रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम्स होती हैं. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है. दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है नेशनल, एक होता है डोमेस्टिक. नेशनल मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ये लोग हैं जो मेरी कंट्री के नेशनल्स हैं. ठीक है. ये मेरी कंट्री में रहते हैं और ये मेरी कंट्री के लोग हैं लेकिन रहते बाहर हैं. ठीक है. अब मुझे अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी ये वाले लोग जो मेरी इकोनॉमी में रहते हैं. ठीक है. अब चाहे ये बाहर के नेशनल्स हों या किसी और कंट्री के लोग मेरी कंट्री में रह रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डोमेस्टिक मतलब ये मेरी कंट्री में रहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मुझे नेशनल इनकम चाहिए तो जो फॉरेन नेशनल्स मेरी कंट्री में रहते हैं, ये रेड कलर के हैं फॉरेन नेशनल्स. ठीक है. ये रेड कलर के हैं फॉरेन नेशनल्स. अब अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है तो ये लोग जो मेरी कंट्री की बाउंड्री में रहते हैं, मैं इन सबकी इनकम को ऐड कर दूंगी. ठीक है. ये जो लोग बने हुए हैं ये भी, और जो रेड कलर के फॉरेन नेशनल्स हैं ये भी, ये सब हो जाएंगी मेरी डोमेस्टिक इनकम. लेकिन अगर मुझे नेशनल इनकम चाहिए तो मैं इन रेड लोगों की इनकम को बाहर निकालूंगी और जो मेरी कंट्री के नेशनल्स इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी इनकम को मैं ऐड कर दूंगी. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक.
बेसिकली इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। आप लोगों ने ये याद रखना है। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर कितने पैसे चले गए। तो ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ऑल्दो ये मेरी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जो ये पैसे कमा रहे हैं ये उसे बाहर भेज रहे हैं, इनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो इनको बाहर पैसे भेज रहे हैं, तो ये पैसा बाहर चला गया, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो कमा बाहर रहे हैं लेकिन बाहर से पैसा इंडिया भेज रहे हैं अपने घर वालों को, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक। उस डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। अब मैंने आपको बताया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इनको जो मैं पैसे देती हूँ उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन क्या सपोज मैंने एक गुड बनाया, मुझे उसकी फैक्टर कॉस्ट पड़ी 10 रुपये की, तो क्या मैं मार्केट में जाके भी उसे 10 रुपये का बेचूंगी? जी नहीं, मैं मार्केट में शायद उसे 15 रुपये का बेचूंगी। अब आप सोचोगे ये 5 रुपये क्या प्रॉफिट है? ये 5 रुपये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो इंक्लूड कर लिया था मैंने। याद रखो फैक्टर इनकम्स में 4 चीज़ें हैं, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये 5 रुपये का डिफरेंस क्या है? ये होते हैं टैक्सेस। गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, मार्केट में जाके सब्सिडीज़ लेती है, जीएसटी वगैरह लगता है। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कभी कभी हम गुड्स की जो वैल्यूज है, सपोज नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब बात आती है कि वो वैल्यू जो आप निकाल रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हो या फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हो, आपकी चॉइसेस हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हो तो हम उसे वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, अगर मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो उसे वैल्यू एट मार्केट प्राइसेस कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। बेसिकली अगर गवर्नमेंट ने आपसे कोई टैक्स लिया है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सब्सिडी मतलब कभी कभी ना गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स पे वो देती है सब्सिडीज, जैसे कि अनियंस की बात करें, कभी कभी अनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं, तो फार्मर कहता है भाई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपीज़ पर के जी है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है तुम मार्केट में जाके 15 रुपीज़ का बेचो, 5 रुपीज़ तुम्हें हम देंगे। तो ये होता है सब्सिडीज। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा थी 20 रुपीज़ की, लेकिन मार्केट प्राइस कम हो गया 15 रुपीज़, 5 रुपये क्या हुआ? सब्सिडी। और कुछ कुछ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं। एक पर्सन कहते हैं भाई मेरी कॉस्ट 20 रुपये है, गवर्नमेंट कहती है 20 रुपये तो तुम्हारी कॉस्ट है, उसके ऊपर तुम मुझे 4 रुपीज़ का टैक्स दोगे, तो मार्केट में तुम इसे 24 रुपीज़ का बेचो। तो जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। ये 3 कॉन्सेप्ट अपने याद रखने हैं, ग्रॉस और नेट, नेशनल और डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में। सी, सबसे पहला है जीडीपी एट एमपी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत इजी है। जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने सब समझा दिया, ग्रॉस आपको बता दिया क्या होता है, डोमेस्टिक आपको बता दिया क्या होता है, मार्केट प्राइस आपको बता दिए। ग्रॉस मतलब सम टोटल, मैंने मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। डोमेस्टिक मतलब मेरी कंट्री के अंदर जितने लोगों ने प्रोडक्शन करी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फॉरेन नेशनल्स हैं या इंडिया के नेशनल्स हैं, लेकिन वो अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर रहते हैं तो डोमेस्टिक। और मार्केट प्राइस मतलब मैं उन गुड्स को वैल्यू करने वाली हूँ मार्केट वैल्यू पे, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं। इसे बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ द सम टोटल क्योंकि ग्रॉस है, ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एमपी पे निकाल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इट इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी, राइट। नेक्स्ट आता है जीएनपी एट एफसी। बड़ा सिंपल है, जी तो ग्रॉस, एन मतलब नेशनल प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट वैल्यू पे नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द सम टोटल क्योंकि ग्रॉस है, ऑफ द फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू नहीं, फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। चाहे वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन नेशनल्स हैं देन नेशनल्स ऑफ द कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। इसे बोलते हैं जीएनपी एट एफसी। तो ऐसे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, नेशनल इनकम वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। सो एनी हाउ एक और है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब देखिए नेट है, सो इट इज़ द नेट वैल्यू
और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसे हम बोलते हैं NNP एट FC, राइट। ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। सो एनी हाउ, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो एक्चुअली हम NNP एट FC ही निकालते हैं, राइट। तो चाहे आपके पास GDP एट MP आया है, NDP एट MP आया है, वॉट एवर आया है, आप फॉर्मूलाज में प्लस माइनस करके NNP एट FC ही एस्टिमेट करोगे, ठीक है। तो ये होते हैं सारे वेरिएबल्स, 8 वेरिएबल्स हैं, बहुत सिंपल है। GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, GNP एट MP, GNP एट FC, एंड NNP एट MP एंड NNP एट FC। ऐसे ही सारे वेरिएबल्स हैं। इसमें ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को ही हमने इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। मूविंग अहेड, तो ये चीज़ें आप याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रॉस और नेट से अगर जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद रखना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला याद रखना है। और MP से FC यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अगर मुझे GDP एट MP दिया हुआ है और मुझे बोला गया है कि NNP एट MP निकालो, ठीक है। तो पहला याद रखो कि G से N पे जाना है, ठीक है। G से N पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट आ जाएगा, ठीक है। और D यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड कर देंगे, तो मेरे पास NNP एट FC आ जाएगा, ठीक है। दैट्स द सिंपल वे टू गो फ्रॉम एनी वेरिएबल टू एनी वेरिएबल, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट GNP एट FC फ्रॉम NNP एट MP। यू कैन राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। पॉज करो वीडियो को, कमेंट बॉक्स पे आंसर्स लिखो, आई डेफिनेटली आंसर देम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अब बात आती है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सो अब हम यहाँ पे 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ये तीनों मेथड डिस्कस करने वाले हैं। हाउ द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड फ्रॉम ऑल दीज 3 मेथड्स। All right, so there are 3 methods of estimating national income: value added method, income method and expenditure method। तीनों मेथड्स को समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। नाम से पता चल रहा है वैल्यू को ऐड करने का मेथड है। देखिए, ये 5 बंदे हैं, ये इकोनॉमी में काम करते हैं, ठीक है। पहला बंदा है, ये एक फार्मर है, ये इसके पास एक कॉटन का फार्म है और इसने कॉटन वहाँ से निकाली और दूसरे बंदे को बेच दी, ठीक है। 100 रुपये की इसे कॉटन बेच दी। दूसरे बंदे ने इस कॉटन का बनाया एक यान, एक धागा बनाया और तीसरे बंदे को बेच दिया और उसने इसको 150 में सेल किया, ठीक है। तीसरे बंदे ने इस कॉटन के यान से बनाया फैब्रिक, एक कपड़ा बनाया और चौथे बंदे को बेच दिया 225 का। और इस चौथे बंदे ने इस फैब्रिक से एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाई और 5वें बंदे को बेच दी एट ₹400। अब अगर इनकम कैलकुलेट करें, हम बोलेंगे कि पहले बंदे की इनकम हुई है ₹100, दूसरे की 150, देन 225, देन 400। इन चारों को ऐड कर देते हैं और नेशनल इनकम आ जाती है 875। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे, राइट। आपको भी बात समझ में आ रही है, गलत है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन ने 100 से 150 पे सेल किया वो तो ठीक है, लेकिन जब इसने ये 150 के अंदर ये ₹100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। अब अगर जब मैं ये 150 ऐड कर रही हूँ तो इसमें ये 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो पहले वाला 100 2 बारी बेसिकली ऐड हो रहा है। जब तीसरे बंदे की इनकम की बात है तो उस 225 में उसमें 150 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 150 मैं सेकंड पर्सन की भी इनकम में ऐड कर रही हूँ और 150 इस थर्ड पर्सन की इनकम में भी ऐड हो रहा है। तो वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली हमें ये डुप्लीकेसी से रिमूव करवाता है, राइट। यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कर रहे थे। अब इस केस में ये कॉटन, यान, फैब्रिक, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनकी वैल्यू को ऐड नहीं करना चाहिए। आइडियली देखा जाए तो इस इकोनॉमी ने सिर्फ 400 के गुड्स प्रोड्यूस किए जो कि फाइनल ड्रेस है, जो फाइनल गुड था वो ही हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम है। लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, आप सीधे फाइनल गुड 400 लो और उसको इंक्लूड कर दो। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो फाइनल गुड को आइडेंटिफाई करना, मुझे कैसे पता कि ये पर्सन फर्दर इस ड्रेस में कोई ऑल्टरेशन करके इसे सेल नहीं करेगा। तो फाइनल गुड को आइडेंटिफाई करना इन अ नेशनल सेटअप, मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप में पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आता है वैल्यू एडेड मेथड। हर सेक्टर से पूछते हैं कि आपने इस गुड में कितनी वैल्यू ऐड की है, मतलब आपने ये गुड जब मार्केट में बेचा उसमें आपकी कॉस्ट कितनी थी वो निकाल दीजिए, आपने कितना एडिशन किया वो बता दीजिए, वी विल ऐड दैट।
So now let's find the method, now let's find the actual national income using the value added method. तो उस केस में क्या होगा, पहले मैं ऐड करूँगी 100, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने तो भाई नेचर से ही कॉटन लिया और बेचा 100 रुपीज़. सेकेंड पर्सन की इनकम ऐड होगी 50 रुपीज़, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने 100 का खरीदा और मैंने 150 का सेल किया, तो मैंने उस पर 50 रुपीज़ की वैल्यू ऐड की, तो 50 ऐड हो जाएगा. थर्ड पर्सन बोलेगा जी मैंने 75 की वैल्यू ऐड की है, मैंने मार्केट में 225 का बेचा, लेकिन मेरी अपनी कॉस्टिंग 150 की लगी थी, तो 75 बचे हुए पैसे थे, 75 की मैंने वैल्यू ऐड की है, तो 75. एंड थर्ड पर्सन 175 ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि उसने 400 का मार्केट में सेल किया, प्लस 225 का ऑलरेडी उसका रॉ मटेरियल था, तो 175 की उसने वैल्यू उसमें ऐड की है. तो 100 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 175 गिव्स मी 400. नाउ यू कैन सी इट इज़ मैचिंग विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड. ये होता है वैल्यू एडेड मेथड. हर सेक्टर से, हर पर्सन से ये पूछा जाता है कि आपने कितनी वैल्यू ऐड की है इन दैट गुड, दैट ओनली वी विल ऐड इन द नेशनल इनकम. तो बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड इंटरमीडिएट गुड्स की जो डुप्लीकेसी, जो डबल काउंटिंग हो जाती है, उसे अवॉइड करने में हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड. अब देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेट कैसे करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे. तो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी को अलग अलग इंडस्ट्रीज, बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. लेट्स कॉल इट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तीनों सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. तीनों सेक्टर्स का वैल्यू एडेड ले लेते हैं. तीनों सेक्टर्स का जो वैल्यू एडेड मुझे मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, मतलब उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की है मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मार्केट में उन्होंने किस पे सेल किया, हमने वो चीज़ देखी, तो मार्केट प्राइस पे हमें मिलती है. ठीक है, जब तीनों सेक्टर्स के GVA एट MP को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आएगा GDP एट MP. ठीक है, सभी सेक्टर्स के ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को जब ऐड कर देंगे तो मेरे पास आएगा GDP एट MP. अब मैंने आपको अभी लास्ट कुछ स्लाइड्स में बताया है, GDP एट MP से मुझे नेशनल इनकम चाहिए. नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट FC. फॉर्मूला आप सबको आता है. GDP एट MP से NNP एट FC चाहिए, तो ये फॉर्मूला है. G ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA, एंड MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT. तो ये आ गई हमारे पास नेशनल इनकम. ये तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का. राइट, इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. कोई एक घर है, मैं उस घर में रह रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा अपना घर है तो मैं उस पर रेंट तो नहीं दूंगी, लेकिन उस घर की कुछ वैल्यू है, उस घर की कुछ प्रोडक्टिविटी है, उस घर की एक इम्प्यूटेड रेंट होगा जो ऑलरेडी मैं दे नहीं रही हूँ लेकिन वैल्यू है, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा हाउस टैक्स जैसा कॉन्सेप्ट है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है. सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं. क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू उस ईयर में ऐड हो गई थी जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए थे. जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए थे तब इनकी वैल्यू तब उस ईयर में ऐड हो गई थी. अब इस साल में ऐड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ नया प्रोड्यूस नहीं किया है, वो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, सिर्फ हैंड्स एक्सचेंज कर रहे हैं. राइट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो खेती करता है, उसने सपोज 100 kgs ऑफ राइस उगाए, वो 80 kgs ऑफ राइस बेचता है, 20 kgs अपने पास रखता है, तो क्या उस 20 kgs को इंक्लूड करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे. ऑल्दो वो मार्केट में सेल नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होता है. सर्विस ऑफ हाउस वाइफ्स इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज उसकी मॉनेटरी वैल्यू असर्टन करना पॉसिबल नहीं है. और इंटरमीडिएट गुड मैंने आपको बता दिया बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते हैं, दे लीड टू डबल काउंटिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड मेथड. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ नॉट यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन. सेकेंड आता है आपका इनकम मेथड. इनकम मेथड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन साइड से जा रहा है. इनकम मेथड बेसिकली फैक्टर इनकम वाली साइड से जाता है. ठीक है, इसमें सभी इंडिविजुअल्स के इनकम को इंक्लूड करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ टैक्सेशन का. ऑलरेडी ऑल्दो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, सो मे बी यू हैव नॉट स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन एज ऑफ नाउ, लेकिन ठीक है. इनकम मेथड में क्या होता है, पूरी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और सभी सेक्टर्स की इनकम को हम इंक्लूड कर लेते हैं. ये होती है सभी सेक्टर्स की इनकम. कॉम्पेंसेशन, आपके पास वेजेस, वही मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इन सब की जो इनकम है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं ये प्रॉफिट्स भी कमाते हैं, ये रेंट्स भी कमाते हैं, ये वेजेस भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी इनके पास आता है, तो मिक्स्ड इनकम को भी इंक्लूड करना है. बेसिकली हर सेक्टर की, हर पर्सन की इनकम जहाँ से भी उसको आ रही है उसे इंक्लूड कर देते हैं हम इन द इनकम मेथड. ठीक है, इस सबको इंक्लूड करने से मेरे पास आता है NDP एट FC. क्यों, जब देखो नेट आएगा, क्योंकि ग्रॉस नहीं आएगा, मैंने नेट इनकम इंक्लूड करी है तो नेट आएगा. डोमेस्टिक क्यों, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लोगों की इनकम इंक्लूड करी है, तो नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट. याद रखो ये फैक्टर कॉस्ट पे आएगा. क्यों, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ये फैक्टर इनकम्स हैं.
यही फैक्टर कॉस्ट होते हैं। तो ये मार्केट प्राइस पे नहीं आता, ये फैक्टर कॉस्ट पे जाता है। तो हमारे पास आएगा NDP एट FC। अब हमें क्या चाहिए? नेशनल इनकम। हमें चाहिए NP एट FC। फॉर्मूला आप सबको आता है। अगर NDP एट FC आपके पास है और NNP एट FC चाहिए तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए, यू विल गेट दी NNP एट FC। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम इन द इनकम मेथड। ठीक है। प्रिकॉशंस जो आपने ध्यान रखनी है, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। कोई आपके पास पैसा, सपोज नेट फैक्टर इनकम की बात करें, बाहर से कोई पैसा आया है लेकिन उसके बदले में कुछ दिया नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोविड के टाइम पे हमारे पास बहुत सारा रिलीफ, बहुत सारी हेल्प आई थी, वो ट्रांसफर पेमेंट्स है, इंक्लूड नहीं करना है। किसी भी इंडिविजुअल की इलीगल इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी आइडेंटिफिकेशन असर्टेन नहीं कर सकते। और विंड फॉल गेन्स, तुक्के से जो आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं, लॉटरी से, ये सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। These are the things you have to keep in mind while estimating national income from the income method. ठीक है। मूविंग अहेड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा मेथड। अब ये देखो, एक्सपेंडिचर, खर्चा, मार्केट में जाके लोग जब परचेज करते हैं, जो खर्चा करते हैं, वहाँ से भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोगों के पास पैसे हैं तो वो स्पेंड कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कितना हो रहा है, वो सर्टन करो तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। सो हेयर व्हाट वी डू, हम अलग अलग सेक्टर्स की एक्सपेंडिचर्स को ध्यान रखते हैं ना। अब याद कीजिए, मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए थे, राइट? हाउस होल्ड, बिजनेस, फॉरेन सेक्टर एंड गवर्नमेंट। इन चारों सेक्टर्स की एक्सपेंडिचर्स को ले लिया जाता है। अब इन चारों सेक्टर्स से एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? देखिए, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन, मतलब हाउस होल्ड अगर मार्केट में जाके खर्चा कर रहा है तो मतलब वो कंजम्पशन के लिए कर रहा है, उसे हम बोलते हैं C। बिजनेसेस का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, I। ठीक है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इकोनॉमी पे कितना खर्चा कर रही है, G। एंड फॉरेन सेक्टर अगर इकोनॉमी में पैसे डाल रहे हैं तो वो होते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो C प्लस I प्लस G प्लस NX यानी कि X माइनस M, इसे जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारे पास आता है GDP एट MP फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल में ये बहुत यूज़ में आने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड GDP एट MP। अब हमें क्या चाहिए? नेशनल इनकम। हमें चाहिए NNP एट FC। फॉर्मूला आप सबको आता है कि GDP एट MP से NNP एट FC तक कैसे आना है। दिस इज द फॉर्मूला, माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT इज इक्वल टू NNP एट FC। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करने हैं। परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया, इंक्लूड नहीं करने हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करनी है और इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड नहीं करने हैं। दीज आर द सर्टेन प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक इन माइंड। सो ये है तीनों मेथड्स एट अ ग्लांस। सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। तीनों सेक्टर्स का GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP निकाल लो। जब इन्हें ऐड करोगे आपके पास आएगा GDP एट MP। फॉर्मूला लगाओ, NNP एट FC आ गया। सेकेंड मेथड है इनकम मेथड। सभी इंडिविजुअल्स की इनकम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दो, आपके पास आएगा NDP एट FC। ठीक है। इसमें माइनस प्लस कर दो NFIA, आपके पास आ जाएगा NNP एट MP। और लास्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। सभी सेक्टर्स, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, चारों सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर लो, उसे ऐड कर दो, आपके पास आएगा GDP एट MP। फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आ जाएगी नेशनल इनकम। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आप लोग स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंसेज। जस्ट टू मेंशन अगेन, इन सब से रिलेटेड छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे क्विजेज, एजुकेशनल कंटेंट आई पुट ऑन माय चैनल ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, आपकी क्विक रिविजन्स के लिए बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें एजुकेशनल कंटेंट में पुट करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। सो इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉमिनल GDP वर्सेस रियल GDP। अब देखो, सपोज मैंने बोला कि 2010 में इंडिया का GDP था 100 रुपीज़, ठीक है। अब मैंने बोला 2020 में इंडिया का GDP हो गया 200। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का GDP डबल हो गया? यस, लेकिन ध्यान रखो, GDP क्या होता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात आती है, ये जो मनी वैल्यू आपने निकाली है ये किन प्राइसेस पे निकाली है? ऑब्वियसली 2010 से लेके अभी 2020 तक चीज़ों के प्राइसेस भी तो डबल हो गए हैं। तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हुई है? नो, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। नॉमिनल GDP में आप क्या करते हो, जो आपके आज के प्राइसेस चल रहे हैं उसी पे आप वैल्यू निकालते हो। लेकिन रियल GDP में आप करते हो, आप एक
बेस ईयर लेते हो, आप उसी के प्राइजेस पे वैल्यू निकालोगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इंडिया का जीडीपी आज की डेट में 200 रुपीज़ है, लेकिन वो आज के प्राइजेस पे है. लेकिन अगर मैं उन्हीं गुड्स के प्राइजेस 2010 से उठाऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि इंडिया का जीडीपी 150 ही है, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें सस्ती थी. तो हम कहेंगे कि इंडिया का जीडीपी सिर्फ 1.5 टाइम्स बढ़ा है, ना कि 2 टाइम्स बढ़ा है, राइट. सो इफ़ यू आर estimating the value of a GDP at current year prices, then that is called nominal GDP. But if you are estimating the value of the GDP at base year prices, then that is called real GDP. इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है रियल जीडीपी. क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दो करेंट ईयर प्राइसेस से, मल्टीप्लाई कर दो बेस ईयर प्राइसेस से, आपके पास रियल जीडीपी आ जाता है. तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी आपके पास आया 220, मतलब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू निकाली तो वो 220 रुपीज़ आई. तो मैंने देखा आज की डेट में जनरल प्राइस जो इकोनॉमी में चल रहा है वो 110 है. याद रखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल की बात होती है, ठीक है ना. वो 110 है. मैंने देखा बेस ईयर लेट्स से 2011 मेरा बेस ईयर है. 2011 में तब प्राइस लेवल चल रहा था 100 रुपीज़. तो ठीक है, इस 220 को 100 रुपीज़ की वैल्यू पे ले आते हैं. तो 220 को डिवाइड कर देंगे करेंट ईयर प्राइजेस से विच इज़ 110, मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर प्राइजेस से विच इज़ 100, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाता है 200. तो 200 है मेरा रियल जीडीपी. रियल लेवल पे इकोनॉमी में इतनी प्रोडक्टिविटी हुई है, नॉमिनल लेवल पे इकोनॉमी में 220 प्रोड्यूस हुआ है. तो रियल जीडीपी इज़ एनी हाउ अ बेटर वे. ये आपको कंपैरिजन करने में आसानी देता है, ठीक है. 2011 से अगर मुझे जीडीपी कंपेयर करना है तो रियल जीडीपी को लेके ही चलना पड़ेगा. अदरवाइज जो आपके इन्फ्रेंसेस होंगे, जो आप कंक्लूड करोगे वो गलत होगा. सो रियल जीडीपी इज़ मोर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट. फिर आपका आता है जीडीपी एंड वेलफेयर. जीडीपी का इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. जीडीपी क्या है? ये बताता है कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कैसी है, राइट. गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं. जितनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी होगी इसका मतलब लोगों के पास उतना काम है, इसका मतलब उतनी एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, उसका मतलब लोग उतने मटीरियली वेलबींग है. तो जीडीपी कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट. सो जीडीपी, येस, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो. जीडीपी ये तो बताता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिविटी सबको बराबर से मिल रही है? जीडीपी कैन नॉट टेल मी, ठीक है. नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़ जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती हैं. और अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हो तो उसमें इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें एनकाउंट नहीं होती. तो बेसिकली जीडीपी के अलावा हमें बहुत सारे और भी वेरिएबल्स चाहिए होते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर को स्टडी करने के लिए, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की हेल्प लगती है along with GDP to find out whether there is an economic welfare in the country or not. तो GDP का welfare के साथ connection है, but there are limitations as well. Moving ahead, तो ये आपका एक I think first concept है, right? ये अभी तक आपका जो था यूनिट नंबर 1 था, national income and related concepts which we have finished. Now we are moving to the part 2, मतलब आपके पार्ट ए का ही जो थर्ड यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो फर्स्ट यूनिट करने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया है. लेट्स मूव टू द सेकेंड यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स की. सबसे पहले आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक में हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं ऑन द होल लेवल, एग्रीगेट लेवल पे. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर दीजिए, चारों सेक्टर्स को, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, चारों सेक्टर्स को इंक्लूड करके कितनी डिमांड है इकोनॉमी में, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताऊंगी, ऑल्दो आपके कोर्स में इतना नहीं है बट स्टिल समझो. केन्स ने एक थ्योरी दी थी इफेक्टिव डिमांड की, उसे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. एनी हाउ, उन्होंने बोला था कि इफेक्टिव डिमांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एग्रीगेट सप्लाई, एक होता है एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई तो उन्होंने बोला कि इसको स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या होता है, आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. सो ही सेड सप्लाई इज समथिंग लाइक विच इज़ मोर और लेस अ कॉन्स्टेंट फिगर, क्योंकि जितने शॉर्ट टर्म की बात करें तो जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उतने ही सप्लाई कर सकते हो. क्योंकि याद करो, हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. नेशनल लेवल पे जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही यूज़ कर सकते हो, जितनी लेबर है उतनी ही काम कर सकती है. सो दैट इज सप्लाई. बट ही सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट, ठीक है. उन्होंने बोला एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं. ये वही हैं जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा है, राइट.
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं. कंजम्पशन एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टडी करना. हाउस होल्ड्स कंजम्पशन कैसे करते हैं ये हम स्टडी करेंगे अभी डिटेल में. और इन्वेस्टमेंट्स कैसे आती हैं. बिजनेस लोग जो हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द कमिंग स्लाइड्स. सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड बेसिकली उन्होंने बोला कि कितनी डिमांड इकोनॉमी में होनी चाहिए. दैट शुड बी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. दैट इज AS शुड बी इक्वल टू AD. अब AS क्या होता है. AS होता है आपका आउटपुट. जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई कितनी हो सकती है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल आउटपुट ओनली. एग्रीगेट डिमांड ऑन द अदर हैंड क्या होता है. एग्रीगेट डिमांड इज दिस फॉर्मूला C + I + G + NX. इनकी नोटेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये होता है फॉर्मूला. तो उन्होंने बोला कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कहाँ पे आती है. व्हेन Y इज इक्वल टू C + I + G + NX. ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो. Y हो गया सप्लाई, आउटपुट कितना है. व्हेन द आउटपुट जितना आपने प्रोड्यूस किया है इज एग्जैक्टली इक्वल टू जितनी डिमांड है इकोनॉमी में. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड. ठीक है. तो इसी फॉर्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. अब बात आती है इक्विलिब्रियम इन 2 सेक्टर. क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ 2 सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम सिर्फ बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को स्टडी करते हैं. तो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को हम अवॉइड करते हैं. इसलिए मैंने फॉर्मूला से G जो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और NX जो कि फॉरेन सेक्टर से आता है, दैट इज एक्सपोर्ट्स, उसको मैंने हटा दिया है. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा. इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट व्हेन output is exactly equal to consumption plus investment. That is Y is equal to C + I. क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी ना एक बहुत ही सिंप्लीफाइड इकोनॉमी होती है. इस इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है और ये इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि ये वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती है. ठीक है. सो Y इज इक्वल टू C + I. C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द कंजम्पशन फर्स्ट. ये C क्या है. C को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो कंजम्पशन क्या होता है. इस कंजम्पशन का ये फॉर्मूला है A + BY, स्मॉल a + BY. इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. A होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस मतलब कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम. Y तो आपको पता है, Y होता है इनकम. अब एक बात बताओ, किसी पर्सन की अगर कोई इनकम नहीं है, ठीक है, उसकी इनकम 0 है, तो क्या वो कुछ भी नहीं खाएगा. ऐसा तो नहीं है. या तो वो चोरी करेगा या वो बोरोइंग्स करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो कुछ तो खाएगा. तो इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन. उसे हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है. और B होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसको मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. B होता है जितना आप, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती रहेगी. तो उस रेट को हम बोलते हैं B. एनी हाउ आने वाली फॉर्मूलाज, आने वाली स्लाइड्स में हम MPC का फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे. एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो उस रेट को हम बोलते हैं B, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लेट्स ड्रॉ द कंजम्पशन फंक्शन नाउ. ये देखिए, ये आपका ग्राफ है. X एक्सिस पे है इनकम और Y एक्सिस पे है कंजम्पशन. ठीक है. तो ये है आपका कंजम्पशन लाइन. अब आप देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि जब आपकी इनकम 0 है तो उस लेवल पे भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्सन कंज्यूम करेगा. तो ये होता है कंजम्पशन. इसलिए कंजम्पशन फंक्शन की लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती. क्यों. क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे 0 कंजम्पशन नहीं होता, कंजम्पशन पॉजिटिव होता है. तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. सो देयरफॉर इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. ठीक है. ये होता है कंजम्पशन फंक्शन. तो ये जो जिस स्लोप से तेज़ी से बढ़ेगी, अगर किसी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसकी लाइन बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी. किसी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी बहुत धीरे है तो उसकी लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी. तो ये किस स्पीड से लाइन ऊपर बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ऐसे आपका कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया जाता है. ठीक है. सो द फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू A + BY. अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल वर्ड आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. चेंज, इट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. अगर मेरी इनकम 1 रुपये से बड़ी है तो उस बढ़े हुए 1 रुपये से मैं कितने पैसे स्पेंड करती हूँ ऑन कंजम्पशन,
दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फॉर एग्जाम्पल, ए की इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ गई. लेट्स से ए ने कोई बहुत अच्छा काम किया तो उसके बॉस ने उसकी सैलरी 100 रुपीज़ से बढ़ा दी. उसने उस बढ़े हुए 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ खर्च करने शुरू कर दिया. तो ये 80 हो जाता है उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. चेंज इन कंजम्पशन दैट इज 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 100. सो 80 डिवाइड बाय 100 इज 0.8. यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है. मतलब अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी कंजम्पशन भी 80% से बढ़ा देगा. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, इसी को हम बी बोलते हैं, स्मॉल बी. सेकेंड आता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी होता है कि टोटल आपकी जितनी इनकम है उसका टोटल आप कितना कंज्यूम करते हो. ठीक है, फर्क है. मार्जिनल मतलब एडिशनल, बढ़ी हुई इनकम का कितना स्पेंड कर रहे हो. एवरेज होता है टोटल इनकम में से कितना स्पेंड कर रहे हो. सपोज ए की टोटल इनकम है 100 रुपीज़, वो उसमें से 120 रुपीज़ ही खर्च रहा. ठीक है, तो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगी कंजम्पशन दैट इज 120 डिवाइडेड बाय इनकम दैट इज 200. सो हिज APC विल बी 0.6, 60%. ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर कंजम्पशन फंक्शन. ये भी एग्रीगेट डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. कंजम्पशन का उल्टा होता है सेविंग्स फंक्शन. ठीक है, अब एक पर्सन अपनी सारी इनकम तो कंज्यूम नहीं करता, उसमें से कुछ सेव भी करता है. तो यहाँ पे आ जाता है सेविंग्स फंक्शन. सी, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन ईदर बी सेव्ड और इट कैन बी कंज्यूम्ड. या तो वो सेव हो जाएगी या वो कंज्यूम करेगा. तो ये देखिए y इज इक्वल टू C प्लस एस. वाई टोटल इनकम, जितनी भी इनकम है, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे. सो S का फॉर्मूला क्या हो गया, y माइनस सी. ठीक है ना, तो C का फॉर्मूला याद करो, A प्लस बी वाई. उस A प्लस बी वाई को मैं माइनस में ले आऊंगी. तो S इज इक्वल टू वाई माइनस A प्लस बी वाई. इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है. S इज इक्वल टू माइनस A प्लस 1 माइनस बी वाई. अब सोचोगे माइनस ए क्या होता है. अब देखिए, जब उसकी इनकम जीरो थी तो मैंने आपको बताया था कि पर्सन कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है. इनकम जीरो है लेकिन कुछ ना कुछ वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, डिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स हैं उसकी. ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो कुछ पैसे कंज्यूम करेगा, बचे हुए क्या करेगा, सेव करेगा. तो बी अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो 1 माइनस बी वो सेव कर रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेविंग्स फंक्शन. सो माइनस ए इज द सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विच इज नेगेटिव सेविंग्स, डिस सेविंग्स होती हैं. ठीक है, एंड 1 माइनस बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, बी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस बी हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. राइट, सो लेट्स ड्रॉ द सेविंग फंक्शंस. अब सेविंग फंक्शंस ड्रॉ करते हैं. तो पहले तो ये आपकी कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, और ये है आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, अब सेविंग्स फंक्शन ड्रॉ करते हैं. ये है आपकी इनकम लाइन, क्योंकि इनकम तो आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये ग्रीन वाली है आपकी इनकम लाइन. ठीक है, अब देखिए जीरो लेवल पे कंजम्पशन क्या थी, ए, तो सेविंग्स हो जाएंगी माइनस ए. इतनी आपकी सेविंग्स हो जाएंगी. तो सेविंग्स फंक्शन आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है. ठीक है, डिस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. तो यहाँ पे देखिए ये लाइन पॉइंट बहुत पॉइंट. अब ये पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि सेविंग जीरो है. सेविंग जीरो क्यों है, क्योंकि कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इन इक्वल टू वाई. इस पॉइंट पे देखिए कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वाई. जितने मेरी इनकम थी मैंने सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग्स डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, जीरो. इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. दिख रहा है, कंजम्पशन वाली लाइन जो व्हाइट कलर की लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर है, तो मतलब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. उतनी आपकी कमाई नहीं है जितना आप खर्च कर रहे हो, तो आपकी सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव होती है इस पॉइंट पे. ठीक है, और उस पॉइंट के राइट साइड पे जाते हैं तो मुझे दिख रहा है कि इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन. अब मेरी इनकम बड़ी हो गई है, कंजम्पशन कम है, तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी. ठीक है, और वो जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ पे कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम, तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या हो जाती हैं, जीरो. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज कॉल्ड द सेविंग्स फंक्शन. बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है कंजम्पशन फंक्शन का. जैसा कंजम्पशन फंक्शन चलेगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट, उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चलता है आपका सेविंग्स फंक्शन. ठीक है, तो जैसे होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इट इज़ द चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम. जैसे मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो दैट इज चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम.
तो पिछले वाले एग्जाम्पल में जब पर्सन ए की इनकम 100 रुपीज़ से बड़ी थी तो उसने 80 रुपीज़ स्पेंड कर दिए थे, तो मतलब 80 स्पेंड किए मतलब 20 सेव किए, तो 20/100 विल बी योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है अपनी टोटल इनकम में से कितना सेव करते हो, राइट, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ योर सेविंग्स ऑफ योर टोटल इनकम। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 200 रुपीज़ में से वो 120 कंज्यूम कर रहा था, तो यानी कि वो 80 सेव कर रहा होगा, तो 80 डिवाइड बाई 200 दैट इज 0.4, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। कीप वन थिंग इन माइंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। क्यों? बहुत सिंपल है, मेरी इनकम बढ़ी तो उस बड़ी हुई इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूंगी या तो मैं सेव करूंगी, और तो कुछ नहीं कर सकती ना, तो इन दोनों का सम 1 रहेगा। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जो मेरी टोटल इनकम है या तो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ या तो मैं सेव कर सकती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती, तो सम हमेशा 1 रहता है। दिस कीप इन माइंड, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एंड APC प्लस APS इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड योर कंजम्पशन फंक्शन। ये है आपका पहला कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट, क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर में हमें 2 ही कॉम्पोनेंट्स पढ़ने हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। तो ये था आपका कंजम्पशन वाला पार्ट। मूविंग अहेड, अब आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट। ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हम 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं, एक होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक होती है रियल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होता है जो आप मार्केट में जाके बॉन्ड्स एंड शेयर्स नहीं खरीदते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, बस हम सिर्फ पैसे अपने बढ़ाना चाहते हैं तो हम वो खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। इससे कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड रियल इन्वेस्टमेंट होता है जब आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, नया प्लांट बना रहे हो, नई बिल्डिंग बना रहे हो, नई मशीनरी बना रहे हो, नए शेयर्स खरीद रहे हो, तो उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। इकोनॉमी में हम रियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कुछ भी प्रोडक्टिव बन के नहीं आता है, ये सिर्फ हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो इन इकोनॉमिक्स वी ओनली कंसिडर रियल इन्वेस्टमेंट्स एज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब बढ़ते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट्स आपके 2 तरीके से हो जाती हैं, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस समझिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगी। अगर आपकी इनकम होगी तो आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब आप देखिए ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये अपना एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों? पहली बात, 0 लेवल ऑफ इनकम पे तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि 0 लेवल पे इन्वेस्टमेंट 0 ही होगा। लेकिन जब आपकी इनकम बहुत कम होती है आप तब भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, जब आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पूरे हो जाते हैं, जब आप सेविंग्स भी करना शुरू कर देते हो, उसके बाद जाके आपका इन्वेस्टमेंट्स करते हो, राइट। तो इसलिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स ये थोड़ा सा राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इनकम पे डिपेंड करेगा, अगर मेरी इनकम होगी तो मैं इन्वेस्ट करूँगी, नहीं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है। देन आती है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट्स लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इन्वेस्ट की जाती हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं इनोवेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट्स इनकम से इंडिपेंडेंट होती हैं, ये तो करनी ही करनी है। ठीक है। हम अपने जो कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में, हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को स्टडी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो सिर्फ प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए नहीं की जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए की जा रही है। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप समझोगे कि इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोनोमस नहीं होते हैं, बट एज ऑफ नाउ टू कीप द थिंग सिंपल, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनोमस ही माना गया है कि इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल इनकम से इंडिपेंडेंट होती हैं, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स डिमांड से इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, बल्कि वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में की जाएंगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो तब होगी अगर पैसा होगा, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा होगा। सो इट्स लाइक दैट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड, रादर दे इन्फ्लुएंस डिमांड। ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे इन आर मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट विच इज़ द डिमांड पार्ट। ऑल राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये भी आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं।
ठीक है। ओके, ऑल राइट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब पहले नाम से समझो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का हर एक यूनिट कितने पैसे आपको कमा के दे सकता है। एफिशिएंसी मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी एफिशिएंसी है। मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो कैपिटल का हर एक रुपया, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कितना रिटर्न ला के दे सकता है, इसे बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट की और एक साल बाद आपको 120 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो उस 100 रुपीज़ ने आपको 120 रुपीज़ ला के दिए। तो कितना रिटर्न आपने अर्न किया है? आपने अर्न किया है 20% रिटर्न, राइट। ये तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। तो ये 20% ही है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब इस हर 100 रुपीज़ के हर एक रुपये ने, इस 100 रुपीज़ में जितने भी एक रुपये हैं, हर एक रुपये ने आपको 20% रिटर्न ला के दिया है। इसे बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या है? 100 इज इक्वल टू 120 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर ही है आपका MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हर एक रुपये ने आपको 20% रिटर्न ला के दिया है। एक और फॉर्मूला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज़ आज इन्वेस्ट किए, आपको एक साल बाद 120 रुपीज़ मिलेंगे और 2 साल बाद 130 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखो, आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, एक साल बाद 120 मिलेंगे, 2 साल बाद 130 मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। 120 रुपीज़ को आज के डिवाइड कर देंगे कि कितना इंटरेस्ट मुझे ला के दिया, और 130 रुपीज़ को 2 साल पे डिवाइड कर देंगे कि कितना इंटरेस्ट ला के दिया। ठीक है, तो ये MEC मुझे बेसिकली, इस फॉर्मूला को मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी बिकॉज हमें कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बेसिकली जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका हर एक रुपया आपको कितना रिटर्न ला के दे रहा है, उसे बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है। ठीक है, इसका ग्राफ, तो इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये वो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि फ्यूचर में आने वाले पैसे को अगर मैं आज की डेट पे लाना चाहती हूँ तो कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ एनुटी। फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के पैसे के बराबर हो जाए, कितना रिटर्न बनेगा, कितने इंटरेस्ट पे वो आएगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ डेफिनेशन एंड ऑल दैट सब बाद में याद हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट को समझो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हर एक रुपया, वट एवर मनी यू आर इन्वेस्टिंग, हाउ मच रिटर्न इज इट गिविंग यू, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैंने ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख लिया। I इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू R इज कितना रिटर्न आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट और MEC इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट। अगर MEC बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो MEC कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, और हमें पता है अगर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो ग्राफ हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है एंड द ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। इट इज़ जस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट पार्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये है आपके कोर्स में। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम पार्ट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक होता है ADAS अप्रोच, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। हम दोनों अप्रोचेस को 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ADAS अप्रोच। देखिए, सो X एक्सिस पे है नेशनल इनकम, Y एक्सिस पे है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सब कुछ है। ठीक है, ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई लाइन। ये हमेशा 45 डिग्री लाइन बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू केन्स सप्लाई जो है वो एक कांस्टेंट फिगर है, वो बेसिकली एक प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की, जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक स्टेबल ग्रो करती है। ठीक है, सो दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। अब एग्रीगेट डिमांड आप लोगों ने पढ़ा है, व्हाट इज AD इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, तो ये है आपकी I वाली लाइन। मैंने आपको बताया था हम लोग सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, तो I आपकी इंडिपेंडेंट होती है, तो I इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये है आपकी कंजम्पशन लाइन भी आप लोग पढ़ चुके हो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो लाइन आ जाएगी, ये हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जिस पॉइंट पे ये इक्वल होते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमारी आ जाती है नेशनल इनकम। ये होता है ए डी ए एस अप्रोच, सिंपल, वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है, ए डी ए एस अप्रोच। मूविंग अहेड, सो सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75y। पहले तो इसको समझ जाओ, 100 क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब अगर इनकम जीरो भी होगी तो भी वो इंसान 100 रुपये का खर्चा करके कहीं ना कहीं से खर्चा करके कंज्यूम करेगा। और 0.75 होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे जैसे उसकी इनकम 1-1 रुपये से बढ़ती रहेगी वो उसका 75% कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। और इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए हैं कि 200 हैं। उन्होंने बोला है कि नेशनल इनकम निकालिए, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फाइंड आउट, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को आता है, ए डी इज इक्वल टू ए एस, दैट इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई लगा दीजिए, सी की वैल्यू आपको पास आ गई 100 प्लस 0.75y प्लस 200 लगा दीजिए। 0.75y आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, सो इट विल बी दिस वे। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू आती है 1200। यानी कि अगर नेशनल इनकम 1200 होगी, यानी कि हम 1200 वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और मेरी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट इन योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम एस्टिमेशन, सॉरी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड अप्रोच की। सेकेंड अप्रोच होती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या है, देखिए वहीं से आ रही है, आपको ये तो फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई क्या है, इनकम, हमें पता है इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम्ड और इट कैन बी सेव्ड। तो क्या मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू सी प्लस एस ऑल्सो, क्योंकि अगर इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के बनी है, तो अगर एक इंडिविजुअल की बात करें वो अपनी इनकम या तो कंज्यूम कर सकता है या सेव कर सकता है। सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस ऑल्सो। सो अगर इस फॉर्मूला को लगाएं, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी और सी कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस इज इक्वल टू आई। तो ये होती है सेकेंड अप्रोच ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। बाई इज इक्वल टू, सॉरी, एस इज इक्वल टू आई, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स सी द ग्राफ ऑफ दैट। सो नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिटरमाइंड, नेशनल इक्विलिब्रियम वहाँ पे भी आएगा वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो क्विक चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये मैंने आपको पिछला क्वेश्चन दिया था, सी दिया हुआ आपको 0.75y इज इक्वल टू 100 और आई दिया हुआ 200। अगर हम इस तरीके से करें तो हमारी नेशनल इनकम आ रही थी 1200, ठीक है। अब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से आते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्या आप सेविंग्स फंक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें पता है। तो सेविंग्स फंक्शन निकालेंगे, कंजम्पशन दिया हुआ है 0.75y प्लस 100, तो सेविंग्स फंक्शन हो जाता है 0.25y माइनस 100, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे सेविंग फंक्शन आ जाएगा 0.25y माइनस 100, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तो आपको दी हुई है 200 है। अब s इज इक्वल टू आई करते हैं, s इज इक्वल टू आई करते हैं, मैंने s का फंक्शन लगा दिया, मैंने i इज इक्वल टू 200 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे आंसर दोबारा आपका 1200 ही आएगा। तो क्विक चेक, मतलब ये मैच करता है, दोनों अप्रोचेस से आंसर सेम आता है, इट्स जस्ट द देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ दैट, ए डी एंड ए एस अप्रोच एंड दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। सो ये है आपका इन्वेस्टमेंट लाइन हमें दिख रहा है और सेविंग्स लाइन आपको दिख रही है, हमें पता है ये हम सेविंग्स फंक्शंस कर चुके हैं। एस सेविंग्स लाइन नेगेटिव से स्टार्ट होता है ये, सो दे आर मीटिंग एट पॉइंट ई। तो ये है आपका नेशनल
कर रहे हैं तो शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड डेफिशिएंट डिमांड, क्या आउटपुट कम होगा? यस। माना आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, लेकिन जब उतनी डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा? आप अपना आउटपुट कम कर दोगे। क्या एम्प्लॉयमेंट कम होगी? यस, क्योंकि उतनी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे? लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर देंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्या प्राइसेस कम होंगे? यस। क्यों? क्योंकि एक्सेस स्टॉक पड़ा रहेगा, इतनी सप्लाई है मार्केट में, उतनी डिमांड ही नहीं है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली चीज़ों के कम हो जाएंगे। दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, राइट। और अब आपका लास्ट टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए क्या कर सकती है। एक्सेस डिमांड जैसे जब ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जैसी कंडीशंस आती हैं, देन व्हाट कैन बी डन टू करेक्ट देम। सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं, वो है एक है गवर्नमेंट और एक है द एपेक्स बैंक ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेजर्स कर सकते हैं टू करेक्ट द एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखो, अगर गवर्नमेंट कोई मेजर्स लेगी तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल मेजर्स, ठीक है। और अगर आरबीआई यानी कि बैंक सेंट्रल बैंक कोई मेजर्स लेगा तो उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आएगा, ठीक है। तो ये मेजर्स होते हैं टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और द डेफिशिएंट डिमांड। सो लेट्स सी देम। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल मेजर्स की। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अब गवर्नमेंट सिर्फ दो चीज़ें कर सकती है, या तो अपना खर्चे में कुछ चेंजेस कर सकती है, या अपनी इनकम में चेंजेस कर सकती है, बस। गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का खर्चा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा लगाती है। ये जो गवर्नमेंट अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है। और गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है? टैक्सेस होती है, ठीक है। तो लेट्स से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आ गई है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ये स्कीम्स चलानी बंद कर देगी, इकोनॉमी में पैसे लगाने बंद कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसे हैं। तो गवर्नमेंट एक तो काम ये कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। गवर्नमेंट कहेगी लोगों से, भाई तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तुम तो इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत करो, इन्फ्लेशन आ गई है, तुम टैक्सेस हमें दो, तुम हमें पैसे दो, तुम इकोनॉमी में जाकर डिमांड नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड ईदर दे विल रिड्यूस देयर स्पेंडिंग और दे विल इंक्रीज द टैक्सेस। एंड सेम द ओपोजिट द गवर्नमेंट विल डू इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, जैसे कि कोविड के टाइम पे रिसेशनरी कंडीशंस आ गई थी, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने, अगर आप सबको पता हो, गवर्नमेंट ने कोविड रिलीफ पैकेज इंट्रोड्यूस किया था 21 लाख करोड़ का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई। गवर्नमेंट ने कहा लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग पैसे लगा ही नहीं रहे हैं इकोनॉमी में, ऐसे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो उस केस में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी। गवर्नमेंट लोगों को बोलेगी हमें टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज़ इकोनॉमी में जाके स्पेंडिंग करो, नहीं तो इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा। सो ये होते हैं फिस्कल मेजर्स। सो दीज आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब बात करते हैं आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस डिमांड के केस में क्या करेगा? सबसे पहले वो बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन ले सकता है। कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो रिजर्व बैंक के पास जाता है, उन्हें कहता है हमें लोन दे दो। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस लोन पे लेता है उसे बढ़ा देगा। अब क्या होगा? जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो बैंक्स को लोन महंगा पड़ेगा, तो बैंक्स लोन कम लेना प्रेफर करेंगे, बैंक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे। बैंक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे तो वो लोगों को पैसे कम देंगे, ऐसे लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेम रेपो रेट भी वही रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से जाके लोन लेते हैं। तो दोनों बैंक रेट वही रेट्स हैं जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदता है, परचेज करता है। अगर आपको पता हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स ना एक सिक्योरिटी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेचती है। जैसे आपकी एफडीज, आपके पेरेंट्स एफडीज करते हैं मार्केट, मतलब बैंक्स में जाकर पैसे डिपॉजिट कराते हैं, वैसे ही ट्रेजरी बिल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? मार्केट में जाकर ट्रेजरी बिल बेचेगा। क्या ट्रेजरी बिल बेचने का मतलब है? लोगों को बोलेगा कि हम ये एक ट्रेजरी बिल लेके आए, सिक्योरिटी लेके आए, हमें पैसे दे दो और ये बिल तुम अपने पास ले लो। बेसिकली एक एफडी की तरह ही होता है। सपोज जैसे मैं बैंक में जाती हूँ, मैं अपने पैसे डिपॉजिट कराती हूँ और कुछ 5-10 साल तक मेरे पैसे बैंक के पास रहेंगे और मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? सिक्योरिटीज बेच देगा और लोगों से पैसे ले लेगा, लोगों के पैसे 5-10 साल के लिए अपने पास ब्लॉक कर देगा। तो उससे भी एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है। तो व्हेन द आरबीआई गोज इनटू द मार्केट एंड सेल्स द सिक्योरिटीज
टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। और एक होते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। इसमें से एक इंस्ट्रक्शन होती है रिजर्व्स। आरबीआई गाइडलाइंस देता है कि बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। दो रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या होते हैं, बट एनी हाउ आरबीआई इन दोनों रिजर्व्स को बढ़ा देगा। जब ये रिजर्व्स बढ़ा देगा इसका मतलब बैंक को अपने पास रिजर्व रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो बैंक लोगों को कम लोन देगा, तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेगा आरबीआई इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। बैंक रेट कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा, उनके पास लोन लेना आसान हो जाएगा तो वो लोगों को भी लोन देंगे बहुत जल्दी जल्दी कि हाँ लोन लो लोन लो, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। आरबीआई बोलेगा तुम्हारे पास जो सिक्योरिटीज़ पड़ी है मुझे दे दो और मुझसे पैसे ले लो, तो लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, डिमांड कंट्रोल में हो जाए, डिमांड बढ़ जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। एंड सिमिलरली रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, आरबीआई रिजर्व्स को कम कर देगा। आरबीआई बैंक्स को बोलेगा ज़्यादा रिजर्व अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व कम करो, लोगों को लोन देते रहो। तो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स रिजर्व कम रखेंगे, लोगों को ज़्यादा लोन देंगे, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर द मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और द डेफिशिएंट डिमांड। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। दोनों ही वो रेट हैं जिस केस में कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से जाकर लोन लेते हैं। लेकिन बैंक रेट क्या होता है, किसी बैंक की बहुत बुरी हालत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, तो उसे एक अच्छा खासा पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस तरीके के लोन्स को बोलते हैं बैंक लोन्स, और ये होते हैं बैंक रेट पे। रेपो रेट क्या होता है, क्योंकि बैंक्स आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डेली बेसिस पे बहुत पैसा आना जाना होता है, तो कभी कभी बैंक्स को ना एक दो दिन के लिए या मुश्किल से एक दो हफ्ते के लिए भी लोन चाहिए होता है, मतलब सिर्फ टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट के लिए। तो उस केस में बैंक जाता है सेंट्रल बैंक के पास, उसे कहता है वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन जब अभी एक दो दिन के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसके बदले में तुम मेरे से सिक्योरिटी ले लो, मेरे पास वैसे बहुत सारे एसेट्स हैं। तो जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, तो उस केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कम इंटरेस्ट लेता है, उस कम इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन से बनता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कहता है ठीक है अपनी कोई सिक्योरिटी मेरे पास दे दो, मुझसे लोन ले लो, मैं बहुत कम इंटरेस्ट तुमसे लूँगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं मुझसे रीपर्चेज कर लेना। तो ये होता है रीपर्चेज ऑप्शन। तो दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हैं जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, बैंक रेट किसी सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है क्योंकि उस बैंक की हालत बहुत ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन रेपो रेट क्या होता है, एक सिक्योरिटी के बदले दिया जाता है और शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि उस बैंक के पास जस्ट फॉर 1-2 डेज छोटे स्पैन के लिए पैसे नहीं है, अदरवाइज वो बैंक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। यूसेज इसका सेम होता है, अगर एक्सेस डिमांड होती है तो आरबीआई दोनों बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाए और लोगों को भी आगे से लोन ना मिले। और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक्स इजीली लोन ले सकें और कॉन्सिक्वेंटली लोग भी इजीली लोन ले सकें और मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सीआरआर एंड एसएलआर। रिजर्व्स, दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। हर कमर्शियल बैंक की ऑब्लिगेशन है कि कुछ पैसे, जितना भी डिपॉजिट उसके पास आता है उसका कुछ परसेंटेज उसे आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्यों, क्योंकि कल को अगर वो बैंक फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाए या फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाए या बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं बचें, तो जो उसकी ऑब्लिगेशंस होंगी किसी और को पैसे देने तो वो आरबीआई उन पैसों से मीट करेगा, ठीक है। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मनी फॉर्म में पैसे रखना, राइट। तो ये वो परसेंटेज है जो आरबीआई कहता है कि इतना परसेंटेज आपको अपने पास कैश की फॉर्म में रखना है, मेरे पास नहीं रखना, अपने पास ही रखिए। क्यों, क्योंकि जितने डिपॉजिट्स आ रहे हैं आप सारे के सारे लोन नहीं दे सकते हो। आपको पता है बैंक्स पैसे कैसे अर्न करते हैं, हम डिपॉजिट देते हैं और बैंक बदले में वो लोन देता है लोगों को। लेकिन इस केस में आरबीआई बोलेगा कि आप लोन दो लेकिन कुछ परसेंट आपको अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ेगा। क्यों, कल को कोई इंसान अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो उसे कहाँ से पैसे दोगे अगर सारा का सारा लोन आउट कर दोगे, राइट। तो इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर कमर्शियल बैंक्स को रखवाना पड़ता है विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, और एसएलआर कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। दोनों की दोनों रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं और दोनों का यूसेज भी वो सेम होता है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई दोनों रेशियोज को बढ़ा देगा, तो उस केस में क्या होगा, बैंक को ज़्यादा पैसा कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा और वो कम पैसा लोन आउट कर सकते हैं, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड दोनों रिजर्व्स को आरबीआई कम कर देता है।
कि अपने पास ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को लोन दो, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो जब लोगों के पास लोन के थ्रू पैसे आएंगे तो डेफिशिएंट डिमांड बढ़ जाएगी और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। दीज आर कॉल्ड CRR एंड SLR। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ये जो मेजर्स हमने अभी पढ़े हैं बाय द RBI, ये होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब ये तो नंबर्स में होते हैं। कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी RBI फॉलो करता है। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, मतलब ये नंबर्स की बात नहीं होती। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे आपको पता है अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको बदले में कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। क्या उस सिक्योरिटी की अमाउंट और उस लोन की अमाउंट सेम होती है? जी नहीं। अगर आपको 100 रुपीज़ का लोन लेना है तो कम से कम 100 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू की सिक्योरिटी आपको रखवानी पड़ती है। तो ये जो गैप होता है इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जितना आप लोन ले रहे हो उसके बदले में जो सिक्योरिटी आप ऑफर करते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट क्या करती है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है ताकि लोग लोन लेने से डिस्करेज हों, लोग लोन ना लेना पसंद करें। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। मॉरल सिचुएशन क्या होता है, RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एपेक्स बैंक है, तो कमर्शियल बैंक्स को लेटर्स भेज सकता है, एडवाइस कर सकता है, रिक्वेस्ट दे सकता है, परसुएट कर सकता है, उन्हें प्रेशर भी कर सकता है कि लोगों को लोन देना है या नहीं देना है। और एक होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। RBI कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि अभी भाई इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो लोन सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को दो, सबको लोन बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट करो, मतलब सिलेक्टिवली देखो किसको लोन देना ज़्यादा ज़रूरी है और किसको नहीं देना है। एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड RBI कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इकॉनमी में डिमांड बहुत कम है। These are called the qualitative measures by the central bank to control excess demand and the deficient demand. I hope this concept is clear to you. So this brings me to the end of your part A. हमने पूरा का पूरा पार्ट A कवर कर लिया है. I hope you all understand. ये एक रिविजन वीडियो है. I have touched upon all the topics. I am going to come up with the second part B also, जो कि आपका मेजरली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है. हम उस पार्ट को भी कवर करेंगे आपकी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगेन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे क्विजेज, educational content I am going to put on my Telegram channel. The link is below in the description box. You can join the channel and I hope you like it. If you like it, please do give me a thumbs up, tell me in the comment section, and do subscribe to the channel and keep studying. All the best, all of you. Thank you so much.